acute। देखिए, एक बात आपने हमेशा अपने माइंड के अंदर रखनी है, जहां पर भी सर्जरी के अंदर लफ्ज अक्यूट आता है ना, जहां पर भी सर्जरी के अंदर वर्ड अक्यूट होगा, उसका मतलब ये होगा कि ये सडन है, ठीक हुआ। उसका मतलब ये है कि ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। ये दो बातें आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर भी आप वर्ड अक्यूट लफ्ज पढ़ोगे, वहां पर सर्जरी के अंदर आगे लिख लें कि उसका मतलब होता है ये सडन हुआ है, एकदम हुआ है, और ये क्या एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि हाँ जी जनाब, ये एक इमरजेंसी की कंडीशन है, ये इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का अक्यूट। अब आपने ये कहना है कि एक तरह का अक्यूट एब्डोमेन का मतलब क्या है। अक्यूट एब्डोमेन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि सवियर सडन अक्यूट एब्डोमिनल पेन। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह एक एग्जाम्पल लें कि एक बच्चा है, ठीक हो, एक बंदा है, जैसा कि आप अपनी एग्जाम्पल ले लें कि आपको इतनी सवियर एकदम पेन स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया, तो आपको क्या हुआ, वो इमरजेंसी हो गई या आप बिल्कुल आराम से बैठे रहे होंगे घर में, बल्कि वो एक इमरजेंसी की कंडीशन होगी। जैसा कि एक बंदा कहे कि मेरे पेट के अंदर बहुत ज्यादा सवियर पेन हो रही है और एकदम शुरू हुई और मेरे वो कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसी कोई भी पेट की बीमारी जिसकी वजह से सवियर और सडन इतनी पेन हो कि बंदे को हॉस्पिटल जाना पड़े, उसको हम कहते होते हैं अक्यूट एब्डोमेन, ठीक हो गया जी। तो आपने कहना है कि जनाब एक तरह का सडन, आपने इसके साथ जो कहना है वो क्या कहना है, एक तरह का सडन, उसके बाद आपने कहना है सवियर एब्डोमिनल पेन, सवियर एब्डोमिनल पेन। उसके बाद आपने कहना है कि ये जनाब एसोसिएट जो होती है वो मोस्टली नोजिया और वॉमिट के साथ होती है, नोजिया और वॉमिट के साथ होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का अक्यूट एब्डोमिन कहते होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को काफी हद तक पता चल गया होगा कि अक्यूट एब्डोमिन का क्या मतलब होता है। तो आप लोगों ने ये कहना है कि अक्यूट एब्डोमिन वो कंडीशन होती है जब किसी भी बंदे को एक तरह की सीवियर पेन हो और वो एक सडन पेन हो, तो उसकी वजह से जो बंदा हो उसको एक तरह का हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का अक्यूट एब्डोमिन कहते होते हैं। अच्छा जी, अब आगे कुछ आपको पता होना चाहिए कि ना, अब्डोमिन का जो हिस्सा है उसके अंदर आपके क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, मतलब कि आपके कितने तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको एक तरह का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किसकी पेन है, ये किस हिस्से की पेन है और इस हिस्से के अंदर कौन से आर्गन होते हैं। इनशाला जब आज आप ये लेक्चर सुनेंगे, उस लेक्चर के बाद आप लोगों को 90% मैं गारंटी के साथ कह सकूंगा कि जब भी आपको कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा और आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पेन हो रही है, तो कम से कम आपको आर्गन का पता चल जाएगा कि ये जो पेन हो रही है वो कम से कम किसकी वजह से हो रही है, ठीक हो गया। तो कम से कम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको मैं ये कहता हूँ 90% आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पेन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो अब हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको दिखाने से पहले ना, ये जो बात अभी मैं करने लगा हूँ, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो करूंगा जिसमें आप लोगों को बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का सीन क्या है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ, उसमें आप लोगों को सही पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ना इस तरह समझना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये जनाब एक तरह का ना एक कंपार्टमेंट हम ड्रा करने लगे, हमने एब्डोमिन को देखना है कि आपका जो एब्डोमिन होता है हम मेन उसको देखेंगे। तो एब्डोमिन के अंदर जब आप आते हो तो आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए कि आपके एब्डोमिन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो जो हिस्से होते हैं, वो 9 पार्ट्स होते हैं मेन। समझ आ रही है, वो 9 कितने पार्ट्स होते हैं आपके, 9 पार्ट्स मेन होते हैं। आपने सबसे पहले इधर से इस तरह आप शुरू करें, ठीक है, मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। उसके बाद हम जो मेन है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पिक्चर जो है वो गूगल की वो भी दिखा दूंगा, फिर उधर से आप लोगों को सही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये एक तरह की पिक्चर अगर आप देखें, हम इसको इस तरह शो करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखें। अच्छा, सबसे पहले ना आपने इस तरह देखना है कि फॉर एग्जांपल हम एक ये इधर लाइन लगा देते हैं जी, ठीक हो गया, हमने ये कि एक तरह की इधर लाइन लगा दी है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये क्या करना है कि सबसे पहले इसको एक तरह का ये एक इस तरह लाइन लगा दें, ठीक है, ये आपने एक तरह की क्या कर दी, एक तरह की लाइन लगा दी। अब आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, आपका एक तरह का डायाफ्राम होता है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर क्या एक तरह का डायाफ्राम है, ठीक हो गया। और ये जो हिस्सा फॉर एग्जांपल आपने कहना ये डायाफ्राम है और ये पूरे का पूरा बंदे का क्या एक तरह का एब्डोमिन है। ये पूरे का पूरा जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का एब्डोमिन कहेंगे। अब आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला जो हिस्सा होगा, इस हिस्से को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन,
इस हिस्से को हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। मतलब कि जो आपका जहां से आपका एब्डोमेन स्टार्ट होता है उस हिस्से को हम कहते होते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इसको आपने कहना है कि ये वाला जो रीजन है उसका नाम क्या होगा, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना है ये राइट साइड पर, इस साइड पर आना है आपने, राइट साइड पर आना है। जब आप राइट साइड पर आओगे तो ये राइट साइड पर जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते होते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्या कहते होते हैं, आपका RHC। RHC का मतलब होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। समझ आ गई है। तो आपने जो बिल्कुल राइट साइड पर ये वाला जो पार्ट होता है उसको आपने क्या कहना है, एक तरह का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। उसके बाद राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को आप एक और नाम से भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते होते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। क्या होता है आपका राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। अब देखें, इसी तरह ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो जाता है आपका लेफ्ट, और लेफ्ट का हिस्सा क्या होगा, ये वाला, इसको हम कहते होते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक हो गया, या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन। ये आपने इस तरह समझना है। कुछ बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा गौर करना है, और उसके बाद हम पिक्चर की तरफ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक हो गया। आप देखें कि फॉर एग्जांपल जहां पर आपका डायाफ्राम खत्म होता है, ठीक हो गया, आपका डायाफ्राम एक तरह का खत्म हुआ। उसके बाद उससे नीचे बिल्कुल जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, उस हिस्से को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। उस सेंटर वाले हिस्से से जो राइट साइड की तरफ जो हिस्सा होता है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम कहते होते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा जी, अभी तक हमने 3 हिस्से डिस्कस कर लिए, ऐसे ही है। अब जो 3 हिस्से हमने इधर डिस्कस किए हैं ना, सेम टू सेम यही 3 हिस्से अब हम पिक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाँ जी जनाब उधर क्या है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये सेम टू सेम यही जो 3 हिस्से हैं वो हम आपके पिक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वहां पर फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये 3 हिस्सों का पता चल गया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम, मैं दोबारा इधर से एक तरह की पिक्चर ड्रा करता हूँ, और उसके बाद ये देखें कि ये एक तरह का, इस तरह का एक पार्ट था। ठीक हो गया। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये है क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये काम किया कि एक लाइन इधर से ऐसे लगाई। ठीक हो गया, एक लाइन इधर से ऐसे लगाई, और उसके बाद हमने इसको एक तरह का 2 हिस्सों के अंदर इस तरह डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को ये हिस्से का पता होना चाहिए कि ये हिस्सा कौन सा है, आपने कहना है एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला क्योंकि राइट साइड है, इसको आपने कहना राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक हो गया। अब देखें, ये अब एपिगैस्ट्रिक रीजन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का आपका अम्बिलिकल रीजन। क्या कहते हैं आपका, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। आपने कहना है ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। क्या कहेंगे आपके, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। ठीक हो गया जी। अब देखें, इस हिस्से के बिल्कुल जो राइट साइड पर हिस्सा होगा ये वाला, इसको हम कहते होते हैं राइट लंबर पार्ट, राइट लंबर क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, एक तरह का लंबर क्वाड्रेंट। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पर किडनी के अंदर जो पेन होती है, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पर मेरे किडनी के अंदर पेन हो रही है, ये वाला सीन होता है। लेकिन हम ये फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर फुल पता चल जाएगा कि हाँ जनाब इसके अंदर होता क्या। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट, या लेफ्ट लंबर एरिया भी कह सकते हो, लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट भी कह सकते हो। अब यहाँ तक आपके कितने एरियाज हो गए, आपके 6 एरिया हो गए। फॉर एग्जांपल सबसे जो पहला एरिया था उसको हम क्या कहते होते थे, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। जो उसके बिल्कुल साथ वाला जो रीजन होता था उसको हम क्या कहते होते थे, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। जो आपके लेफ्ट पर होता था उसको हम क्या कहते होते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन। आप हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी लगा सकते हो। अब उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है, आपका अम्बिलिकस रीजन। अम्बिलिकस रीजन के बिल्कुल जो साथ वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, राइट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। और जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जनाब नीचे की तरफ। और तो अब जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले आपने आना है और नीचे की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम कहते होते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या कहते हैं, एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका नाम क्या था, एपिगैस्ट्रिक रीजन। जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है उसका नाम क्या, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं राइट साइड पर। तो जब हम उसके बिल्कुल राइट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलता होता है इसको हम कहते होते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, सॉरी
राइट लोअर क्वाड्रेंट, हम क्या कहेंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लंबर क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट के साथ साथ इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते होते हैं राइट इलियक क्वाड्रेंट। ये भी कह सकते हो आप, दोनों में से जो बेहतर आपको लगे वो कह सकते हो। ये वाला जो हिस्सा होता है जो लेफ्ट साइड पर, इसको हम कहते होते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट या लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को कम से कम ये क्वाड्रेंट्स का पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब ये क्वाड्रेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसके बाद जो एपिगैस्ट्रिक रीजन के साथ वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। जो लेफ्ट साइड पर हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन। उससे जो नीचे आ गया उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। और अम्बिलिकस रीजन के जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं राइट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ये वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का जो नीचे की तरफ होगा उसको हम कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट रीजन। अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके अंदर कम से कम ये सारे क्वाड्रेंट्स तो आप लोगों को पता चल गए होंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी आपके एब्डोमेन के कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो आप लोग कितने बताओगे? शाबाश, ये मुझे बताइए जरा। हाँ जी, आपके एब्डोमेन के कितने? आपके एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स है। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि आपके जो एब्डोमेन है उसके कितने क्वाड्रेंट्स है? आपके 9 क्वाड्रेंट्स है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन मिलता है, फिर आपको राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन मिलता है, फिर आपको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन मिलता है, फिर आपको अम्बिलिकस रीजन मिलता है, फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट रीजन मिलता है। ये सारे क्वाड्रेंट्स आपने बताने हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को सही पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब ये चल क्या रहा है। ठीक है, इसमें अभी देखते हैं। अच्छा, मुझे अब आप लोगों ने बताते जाना ये वाले हिस्से का क्या नाम था? शाबाश, इस रीजन का नाम क्या था जहां पर मैंने अभी मार्क किया है? वो वाले रीजन का नाम बताएं। एपिगैस्ट्रिक। क्या नाम है इसका? एपिगेस्ट्रिक। प्लीज जो माइक है वो बंद रखें, वैसे बता दें। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब इसके जो साइड वाला राइट वाला हिस्सा इसका नाम क्या है? जल्दी करें टाइम। आपने क्या कहना है? जो राइट वाला हिस्सा इसका नाम क्या है? एक तरह का राइट वाला, ये वाला जो अभी ये जहां पर मैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्या होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन? ये वाला जो हिस्सा इसका नाम क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये वाला जो हिस्सा इसका नाम क्या है? ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम बताएं। शाबाश, इस वाला लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या है? अम्बिलिकस रीजन। क्या होता है आपके, एक तरह का अम्बिलिकस रीजन। अच्छा जी, और उसके बाद अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वाला जो हिस्सा इसका नाम क्या है? राइट लंबर क्वाड्रेंट रीजन। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये कौन सा होता है आपका? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक हो गया। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो हिस्सा इसका नाम क्या है आपका? एक तरह का राइट सॉरी लेफ्ट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन। अच्छा, ये सारा कुछ हमें मतलब कि ये इतना रीजन जानने का हमारा मेन जो मकसद है वो क्या है? हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है। बेसिकली भाईजान इसका जो पर्पस होता है, ठीक हो गया, वो ये होता है, अभी आप लोगों को पता लग जाए कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का जो आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसमें कौन कौन से आर्गन आते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये वाला जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आर्गन होते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताएं कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बातों के अंदर आप लोगों को इसका इजीली कवर हो जाएगा। कौन कौन सा? ठीक हो गया कि आपका इस तरह से इसका कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन के मेन आपके इससे आते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर 1 इस बात का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक होता है लीवर। क्या होता है? एक तरह का लीवर होता है। दूसरा क्या आता है यहाँ पर आता है आपकी गाल ब्लैडर। ठीक हो गया। नंबर 3 यहाँ पर क्या आता है? नंबर 3 यहाँ पर आती है आपकी बाइल डक्ट। क्या आती है आपकी? एक तरह की बाइल डक्ट आती है। और नंबर 4 यहाँ पर क्या आ रहा होता है? बल्कि ये नंबर 4 जो मैं बिल्कुल ऊपर लिखूंगा, यहाँ पर आते हैं लंग्स का लोअर लोब। क्या आता है? लंग्स का लोअर लोब। अब आप इसको इस तरह देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो फेफड़ा शरीफ है ना, वो तकरीबन तकरीबन ये इस तरह आता है। ठीक हो गया। ये इस तरह आता है आपका लंग्स, और ये जनाब इस तरह लंग्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या होता है जी? यहाँ पर इस तरह होता है कि ये जो लीवर होता है वो बिल्कुल एक तरह का एस से बना हुआ होता है। ठीक हो गया। ये क्या होता है आपका? एक तरह का लीवर हो गया। उसके बाद लीवर के बिल्कुल साथ क्या होता है? लीवर के साथ बिल्कुल जो होता है वो एक तरह का स्प्लीन होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आगे क्या होता है? आगे जो होता है वो जनाब आपका
ये बाइल डक्ट होती है, एक यह बाइल डक्ट होती है, ये बाइल डक्ट इनसे मिल जाती है और उसके बाद क्या मिलती है, ये बाइल डक्ट ऐसे आ रही होती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। राइट किडनी यहाँ पर नहीं होती शहबाज, ठीक हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर मेनली आपके कितने ऑर्गन्स हुए, आपके कितने पार्ट्स हुए? आपने कहना है जी मेनली आपके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लंग्स होता है, ठीक हो गया? यहाँ पर लिवर होता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पर क्या होती है, एक तरह की बाइल डक्ट्स होती हैं, ठीक हो गया? बाइल की डक्ट्स होती हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर इश्यू हो रहा है, मतलब कि पेन हो रही है, आपके पास एक पेशेंट आया, उसको राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन हो रही है, तो अब मुझे आप लोगों ने समझदारी से थोड़ा सा सोच समझ के बताना है कि उसके कौन कौन से ऑर्गन्स की वजह से हो सकती है पेन। शाबाश, ये बताइएगा जी, थोड़ा सा सोच के बताएं। हाँ जी, उसके लीवर से हो सकती है, उसके गॉल ब्लैडर से हो सकती है, उसके बाइल डक्ट की वजह से हो सकती है, उसके लंग्स की वजह से हो सकती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप लोगों को पता चल गया कि जनाब ये 3 से 4 जो वजूहात हैं इसकी वजह से होगी। तो कभी भी फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है तो आपने ये नहीं कहना कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में अगर पेन है तो हाँ जी जनाब वो ब्लैडर की पेन है, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना। ये जनाब राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर पेन हो रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेन हो रही है, या फिर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर पेन है तो लार्ज इंटेस्टाइन की पेन हो रही है, ऐसा नहीं जाना आपने, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो लंग्स का यहाँ पर लोअर लोब होता है, इसका मोस्टली क्या हो जाता है, एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है आपके। जब आपके लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का आप इसको कहते होते हो, जब आपके लोअर लोब की इन्फेक्शन होती है इसको हम कहते हैं लंग्स के पैरेन्काइमा की, इसको हम कहते हैं नमूनिया। कभी आपने सुना हो नमूनिया के बारे में कि नमूनिया क्या होता है, ठीक है? तो आपने कहना है कि जब आपके लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सादा जुबान के अंदर उसको हम कहते होते हैं नमूनिया हो गया, ठीक होगा जी? अच्छा जी, अगर तो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे आपने बताना, अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हमारे पास आया, ये एमसीक्यूज है जनाब, ये लिख लीजिएगा। अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक हो गया, वो पेशेंट है जिसको हाई ग्रेड फीवर है, ठीक हो गया, उसके बाद उसको जनाब सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसको कफ है और वो कह रहा है कि मुझे राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन वाले ये, उसने तो नहीं कहना कुछ को, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसे आएगा कि एक पेशेंट है वो जनाब प्रेजेंट करता है, उसको जनाब हाई ग्रेड फीवर है और उसके बाद जनाब जब वो उसको डिस्निया हो रहा है और जब जनाब वो सांस लेता है तो उसके साथ उसको पेन होती है, ठीक हो गया, और उसके बाद वो क्या कहेगा, उसको राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन है, तो इसका डायग्नोस क्या होगा? आपने कहना है राइट लोअर लोब नमूनिया है। ये क्या है आपका? बेजल नमूनिया आप कह सकते हो, समझ आ रही है? बेजल नमूनिया आप इसको कहते हो या लोअर लोब का नमूनिया कहते हो। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब ये क्या होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आता है, वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मुझे सर्दी लगती है, मुझे जनाब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे दर्द होती है, और वो कहता है कि ये जो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, तो उसने हाथ लगाना है ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो यहाँ पर हाथ लगा रहा है वो हिस्सा कौन सा, आपने कहना राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है, तो आपने कहना इसको क्या, एक तरह का नमूनिया है, ठीक हो गया जी? उसके बाद आपको नमूनिया मेन क्वेश्चन इधर से आता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज है, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी आगे आ जाए, आगे क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा काला यरकान, नीला यरकान, पीला यरकान, सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ हमारी आसान भाषा के अंदर? तो जब हम यरकान की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हेपेटाइटिस, ठीक होगा? तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हेपेटाइटिस हो गया तो उसको पेन कहाँ होगी? हाँ जी, उसको पेन कहाँ होगी? सिंपल सी बात, उसको जो पेन होगी राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर होगी, और कहाँ पर होनी है? तो आपने कहना है अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी किसी भी तरह का एक तरह का लीवर का इशू होता है, ठीक हो गया, लीवर का मसला होगा, तो जो पेन लगानी है वो कहाँ पर लगानी है? आपने कहना राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन होगी, ठीक हो गया? तो देखें आपने कहना है ये लीवर का कौन कौन से मसले आ सकते हैं। अब मैं लीवर के मसले जो हैं वो लिखने लगूंगे, कौन कौन से लीवर के मसले आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि जनाब नंबर 1 हेपेटाइटिस का पेशेंट है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक बंदे को हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा है, ठीक हो गया, एक क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर, हर कैंसर के अंदर बंदे का वेट कम होता है, ठीक हो गया, हर कैंसर के अंदर बंदे का वेट कम होता है। और एक बात और लिख लें, जितने भी आपके एब्डोमिनल कैंसर होते हैं वो 90% आपके लेट एज में होते हैं। लेट एज का मतलब ये होता है कि वो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन के अंदर लिखेगा अ 55-year-old पेशेंट, अ 50-year-old पेशेंट, समझ आ रही है? तो कभी भी 90% जो आपके एब्डोमिन के जो कैंसर होते हैं, एब्डोमिन के जो ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं, वो हमेशा आपकी ओल्ड एज के अंदर होते हैं, ठीक हो गया? तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक 55 ईयर ओल्ड का बंदा है, वो जनाब आपका इमरजेंसी
इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक हो गया, उसका वेट जो है वो कम हो रहा है, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन है, वेट कम हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन, और उसके साथ उसको भूख नहीं लग रही। कैंसर का एक और जो निशान होती है वो एनोरेक्सिया होता है, बंदे को भूख नहीं लगती होती, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये दो चीजें आई, एनोरेक्सिया विद वेट लॉस, आप और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन, आपने आंखें बंद करके हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा आंसर लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, कि ये क्या होगा। लीवर के बारे में मेन यही बात होगी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस हो जाता है, अगर किसी बंदे को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक हो गया, और इसकी वजह से कभी कभी आपका लीवर साइज में बढ़ जाता है। कभी कभी आपने सुना ना, वो कहते हैं जिगर साइज में बढ़ गया जी, सुना है कि नहीं सुना? ये तो पाकिस्तान में ज्यादा होता है, और ये पाकिस्तान में मोस्टली फीमेल को होता है, और उन फीमेल को होता है जो फीमेल ज्यादा मोटापे का शिकार होती हैं। तो जब लीवर साइज में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोमीगैली। क्या कहते हैं? एक तरह का हिपैटोमीगैली, ठीक होगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हाँ जी जनाब, लीवर के अंदर कौन सी ऐसी चीजें होंगी, जो बीमारियां होंगी जिसकी वजह से हमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन होगी। तो आपने कहना लीवर की वजह से आपका होगा एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस नंबर 1, हिपैटिक सेलुलर कार्सिनोमा नंबर 2, उसके बाद हिपैटोमीगैली आ सकता है। तो यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर पेन होगी तो हम किसको देखेंगे? आपका एक तरह का लीवर को देखेंगे, ठीक है। लीवर हमारा कवर हो गया, लंग्स हमारे कवर हो गए, आगे पीछे क्या रह गया? आगे रहेगा जी गाल ब्लैडर। जब फॉर एग्जाम्पल आपके गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है ना, जब भी स्टोन बन जाता है, आपने कई जगह पर सुना है कि हाँ जी जनाब मेरे पित्ते में पथरी है, वो कई बंदे कहते हैं मेरी माँ जी के पित्ते में पथरी है, ठीक होगा। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि पित्ते के अंदर जो पथरी होती है उसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक होगा। कोलीलिथियासिस कहते होते हैं, क्या कहते हैं? एक तरह का कोलीलिथियासिस कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को पित्ते के अंदर पथरी पड़ गई या गाल ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का कोलीलिथियासिस। टेंशन नहीं लेनी, है बहुत बड़ा टॉपिक है, हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट है तो उसके अंदर कोलीलिथियासिस क्यों होती है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, इसको इन्फेक्शन हो जाती है गाल ब्लैडर को, ठीक हो गया, किसी ना किसी तरह के गाल ब्लैडर के जो सेल्स हैं वो एक तरह के डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये क्या होगा, इसकी पेन होगी, यहाँ पर पेन होगी कि नहीं होगी जब यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए? शाबाश, ये बताइएगा, इसकी वजह जब इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का कोलिसिस्टाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलिसिस्टाइटिस, ठीक हो गया। आपने कहना कोलिसिस्टाइटिस की वजह से जो पेन होती है, सॉरी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अगर फॉर एग्जांपल गाल ब्लैडर की किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इंजरी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का कोलिसिस्टाइटिस कहते होते हैं, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, तीन चीजें हमारी कवर हो गई। अब आगे आ जाता है फॉर एग्जांपल कौन सी चीज आगे आ जाती है जनाब आपकी, कि एक तरह का गाल ब्लैडर के इश्यूज, क्योंकि हमने सॉरी बाइल डक्ट के इश्यूज, क्योंकि हमने बाइल डक्ट के इश्यूज तो अभी देखे नहीं है कि बाइल डक्ट के कौन से इश्यूज हैं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका लीवर है, ठीक हो गया, ये लीवर है, लीवर के साथ ये जनाब आपके एक तरह का स्प्लीन ऐसे पड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक राइट यानी कि राइट हिपैटिक डक्ट होती है, ये आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है, और जनाब यहाँ से आपकी एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट, ठीक हो गया। जो सिस्टिक डक्ट होती है वो जनाब ऐसे निकलती है, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले क्या कहना है, यहाँ पर एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है राइट हिपैटिक डक्ट, यहाँ पर एक डक्ट होती है जो लीवर से निकलती है उसका नाम होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स आपस में मिलती हैं और क्या बना देती हैं? आपकी एक तरह की कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये मिलके आपकी क्या बना दी? एक तरह की कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक हो गया। अब इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर आपकी ये सिस्टिक डक्ट ऐसी आती है, ठीक हो गया। और जब ये सिस्टिक डक्ट आपस की इस तरह मिल जाती है तो ये डक्ट का एक और नाम हो जाता है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या होता है आपका कॉमन बाइल डक्ट? तो सबसे
सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो आपका राइट वाला लोब होता है, यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम होता है राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से जो डक्ट निकलती है उसका नाम होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें कि फॉर एग्जांपल जब ये दोनों राइट और लेफ्ट वाली दोनों आपस में मिल जाती है तो इसको हम कहते होते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाल ब्लैडर की डक्ट आपके कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिल जाए तो इसके बाद आपकी जो डक्ट बनती होती है उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने फुल आपको समझाया था कि अगर यहाँ पर आपके पथरी है, यहाँ पर आपके स्टोन है, ठीक हो गया, तो अगर ये गाल बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से जो स्टोन होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? शाबाश, ये बताएं, यहाँ पर मूव करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा? सिंपल सी बात है, करता जाएगा। जब आपका ये स्टोन आगे की तरफ मूव करता जाएगा तो ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ नहीं सकता? सिंपल सी बात है, ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ सकता है। और वो कंडीशन जब आपके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन आ जाए उसको हम कहते होते हैं कोलीडिकोलिथियासिस। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलीडिकोलिथियासिस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक तरह का कोलीडिकोलिथियासिस कहते हैं। अब देखें, अगर ये स्टोन साइज में बड़ा है, अगर ये स्टोन जो है वो साइज में बड़ा है तो आप लोगों को पता है कि ये जो स्टोन होगा ये कॉमन बाइल डक्ट को एक तरह का तंग करेगा, ये इसको इरिटेट करेगा। जब आपका ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट को इरिटेट करेगा, यहाँ पर ये तंग करेगा इसको, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो जब इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इसको हम कहते होते हैं कोलेंजाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलेंजाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेरी बात गौर कर लीजिए। इस बार आपके पीएमसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कोलेंजाइटिस, कोलिडिकोलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस, ये 4 छोटे टॉपिक हैं, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। मैं सिर्फ अभी फुल डिटेल वाले टॉपिक्स की तरफ तो जा नहीं रहा, ये आगे एक-एक टॉपिक को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो अभी मैंने टॉपिक्स बोले, इस 4 टॉपिक्स के अंदर एक ही स्टूडेंट को आपके 10 एमसीक्यूज आए हुए थे। तो ये पीएमसी ऐसे करती है, समझ आ रही है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 छोटे से टॉपिक्स हैं जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज आए हुए थे। ठीक है। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल मुझे अब आप लोगों ने बताया है कि जब आपका एक तरह का जो स्टोन जो है वो बाइल डक्ट के अंदर होगा तो हम इसको क्या कहते होते हैं? शाबाश, हाँ जी, इसको हम क्या कहते होते हैं? जब आपका ये जो स्टोन है वो आपकी गाल ब्लैडर के अंदर है तो इसको हम क्या कहते होते हैं? मेडिकल टर्म बताएं जी, इसको हम क्या नाम देंगे? जल्दी करें, इसका नाम क्या होता है? ये लिख, कोलीलिथियासिस कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का कोलीलिथियासिस, नहीं कोलीलिथियासिस, नॉट अ कोलिडिकोलिथियासिस। ये हम क्या कहते हैं? एक तरह का, जब ये गाल ब्लैडर के अंदर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ये देखें, गाल ब्लैडर के अंदर होगा तो हम क्या कहेंगे? एक तरह का कोलीलिथियासिस। अब देखें कि फॉर एग्जांपल जब इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जब इसकी क्या हो जाएगी? एक तरह की इन्फ्लामेशन हो जाएगी गाल ब्लैडर की, तो हम इसको क्या कहेंगे? कोलिसिस्टाइटिस कहेंगे। ठीक हो गया। अब जब ये गाल ब्लैडर इधर से चल के आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा, जब आपकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा तो तब इसको हम क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे कोलीडिकोलिथियासिस। क्या कहेंगे? एक तरह का कोलीडिकोलिथियासिस। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इसकी वजह से आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कोलेंजाइटिस। क्या कहेंगे? एक तरह का कोलेंजाइटिस कहेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में अगर किसी बंदे को पेन होती है तो क्या होता है। अब मैं सारा एक तरह का दोबारा लिखने लगा हूँ राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन को, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाते हैं। मुझे ये बताएं कि राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर हम किन किन ऑर्गन को चेक करेंगे? नंबर 1, शाबाश, जल्दी में बताते हैं। हाँ जी, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर हम किन ऑर्गन को देखेंगे? जल्दी करें। सबसे पहले आपके लंग्स को देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम नंबर 2 किसको देखेंगे जी? आपके एक तरह के लीवर को देखेंगे। उसके बाद हम किसको देखेंगे? आपके क्या कहना है? एक तरह का गॉल ब्लैडर को देखेंगे। उसके बाद हमने किसको देखना है? आपकी एक तरह की बाइल डक्ट को देखेंगे। अच्छा जी, अब देखिए मुझे आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल लंग्स की जब क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा आ सकता है? ये बताएं। लंग्स के अगर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के साथ सांस का इशू आ रहा है और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? आपने कहना है निमोनिया। क्या कहना है आपने? एक तरह का निमोनिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये लिखते जाइएगा क्योंकि अब मैंने ये बता दिया था, मैं फुल डिटेल के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, लीवर के बारे में मुझे ये बताएं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं? एक तरह का अक्यूट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है जी। ठीक हो गया, नंबर 1। प्लस हेपेटाइटिस के साथ और कौन सी हो सकती हैं? एक तरह का मतलब कि हिपैटिक सेलुलर कार्सिनोमा। अगर वेट कम हो रहा है और उसके बाद जनाब आपका फॉर एग्जांपल बंदे को भूख नहीं लगती तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन है तो आपने कहना हिपैटिक सेलुलर कार्सिनोमा। नंबर 3 कौन सा हो सकता है? नंबर 3 जो पॉइंट आपने लिखना है वो क्या होता है? आपका हिपैटोमीगैली जी, साइज जो होता है वो साइज इंक्रीज हो गया। ठीक होगा। नंबर, उसके बाद आगे क्या होता है जी? आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीवर के अंदर और कौन कौन सी चीजें, सॉरी, लीवर के ये 3 चीजें जो आपको मेन पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। गाल ब्लैडर के अंदर कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए जी? गाल ब्लैडर के अंदर जो मेन आपको चीजें पता होनी चाहिए वो क्या होती है? एक तरह का मतलब कि कोलीलिथियासिस,
ठीक हो गया। प्लस आपका क्या होता है एक तरह का कोलिसिस्टाइटिस, क्या होता है एक तरह का कोलिसिस्टाइटिस, प्लस आपका क्या होता है कोलिडिकोलिथेसिस, क्या होता है कोलिडिकोलिथेसिस। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं और कोलेंजाइटिस, क्या होता है कोलेंजाइटिस। ये 4 डिजीजेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सॉरी यार, ये इसके अंदर 2 नहीं आएंगी, ये आएंगी आपके यहाँ पर। ठीक हो गया। कौन सी? कोलिडिकोलिथेसिस और कौन सी आपकी एक तरह की कोलेंजाइटिस। ठीक होगा। ये आपकी 2 इसके अंदर आ जाएंगी। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में अब राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर अगर कोई भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि हाँ जी जनाब मेरे यहाँ पर एक तरह का राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर पेन हो रही है, वहां पर हाथ लगाता है और आपको लगता है कि इसका राइट हाइपोकोंड्रिक वाला रीजन है, तो आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है या तो ये फेफड़े का मसला है जनाब साहब, या तो ये लीवर का मसला है, या ये गाल ब्लैडर का मसला है, या फिर ये बाइल डक्ट का मसला है। आगे ये जो एक एक मसले मैंने लिखे हुए हैं ना, ये टेंशन ना लेइए, हम फुल डिटेल के अंदर इंशाल्लाह आगे जाकर फुल डिस्कस करेंगे। ये आपने प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में नहीं जाना आप लोगों ने, इंशाल्लाह आपकी फुल कवर होंगे ये चीजें। ठीक है। तो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में से किसी तरह का किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बंदा पूछ सकता है। एनीवन, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अब हम जो आपका पार्ट डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है आपका? अब हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। कौन सा? आपका एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक होगा जी। एपिगैस्ट्रिक रीजन को देखेंगे तो देखें, जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें जो मेन आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर जो चीज आ रही होती है वो होता है आपका इस तरह मैदा शरीफ, ये इस तरह मैदा आ रहा होता है। ठीक होगा। ये स्टोमिक आ रहा होता है। नंबर 1, एक आपका स्टोमिक आ गया। ठीक हो गया। तो आपको पता चल गया। अगर फारिग दूसरा क्या आता है? दूसरा यहाँ पर आपका आ रहा होता है आपका हार्ट। जब आप देखते हैं ना कि आपका हार्ट जो होता है वो मेडिएस्टिनम के अंदर होता है। देखें फॉर एग्जांपल, मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, बहुत ये सिंपल चीजें हैं और इजी चीजें हैं। देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्या होता है एक तरह का आपका लंग्स आ रहा होता है, ऐसे लंग्स का लोब आ रहा होता है। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर आपका लंग्स आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा सोच के बताएं, शाबाश। जो आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन होता है उसमें लंग्स आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर भी आपका लंग्स आ जाएगा। ठीक होगा। यहाँ पर भी लंग्स आ गया। तो देखें, आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ी हो, आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ जी जनाब, आपके जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, उस स्पेस का नाम क्या होता है? मेडिएस्टिना। आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर दोनों लंग्स होते हैं उनके दरमियान में एनाटॉमी की बिल्कुल चीज है, इसको आप क्या कहते हैं? एक तरह का मेडिएस्टिनम कहते हैं। ठीक हो गया। मेडिएस्टिनम के अंदर आपका क्या आता होता है? आपका एक तरह का हार्ट आता है। ठीक हो गया। तो आपका जो हार्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझें, ये आपका इस तरह हार्ट आ रहा है। ठीक होगा। हार्ट का जो लोअर लोब होता है ना, ये इंफीरियर लोब, यानी कि जो इंफीरियर पार्ट होता है, ये देखिए नीचे वाला पार्ट है, ये आपका क्या एक तरह का दिल शरीफ है। जैसे भी ये इसको कबूल करें, मतलब कि जिस तरह भी लिखा गया है, किस तरह का भी हिसाब डायग्राम के अंदर, मेन मकसद है समझाना। ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आपने ये कहना है कि ये जो हार्ट होता है उसका जो इंफीरियर वाला हिस्सा है, ये कहाँ पर आ रहा है? एपिगैस्ट्रिक रीजन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, आ रहा है। दूसरा क्या है? मैदा साहब आ रहा है। तो आपने ये बताना है कि ये दो जो चीजें होती हैं ये, और नंबर थर्ड क्या है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन के साथ आपने एक एनाटॉमी के अंदर ये भी चीज पढ़ी होगी कि देखें, यहाँ से आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे शुरू होती है ना, इस तरह यहाँ पे आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक हो गया। तो जहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उसके बिल्कुल ऊपर आपका क्या लगा होता है? हेड ऑफ पैंक्रियाज ऐसे लगा होता है, बिल्कुल ऐसे क्या लगा होता है? एक तरह का हेड ऑफ पैंक्रियाज लगा हुआ होता है। कभी आपने गौर किया हो, मतलब कि अगर आप बिल्कुल बेसिक की तरफ जाएं, एनाटॉमी की तरफ जाएं, तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह कवर होते जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका स्टोमिक होता है, स्टोमिक जो है इसके बिल्कुल यहाँ पर जो होता है आपका आपका पैंक्रियाज आ गया, उसके बाद आपका मैदा आ गया, उसके बाद क्या आ गया? आपका हार्ट आ गया। तो अगर फॉर एग्जांपल देखें हम, तो आपके जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर कितने ऑर्गन आ रहे हैं? शाबाश, ये बताएं जी। एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपके कितने ऑर्गन आ रहे हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपके कितने ऑर्गन आ रहे हैं जी? एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें आपके 3 तरह के ऑर्गन होते हैं। कौन से 3 तरह के ऑर्गन होते हैं? सबसे पहले नंबर वन आप लोगों ने बताना है कि आपका जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। क्या होता है आपका? एक तरह का हार्ट। नंबर 2 आपने जो बताना है वो बताना है आपका स्टोमक। नंबर थर्ड जो आपने बताना है वो बताना है आपने एक तरह का पेंक्रियास। क्या बताना है आपको? एक तरह का पेंक्रियास। अच्छा जी, अब हम इसको और डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने ये देखना है कि एक तरह का हमारे पास जैसा कि एपिगैस्ट्रिक वाला बंदा है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है
वो जनाब आता है हमारे पास, उसको सीवियर क्रशिंग पेन है चेस्ट की तरफ जो कि रेडिएट कर रही है बाजू की तरफ, और उसको जो पेन हो रही है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रही है, तो आपने क्या कहना है? आपने ये नहीं कहना कि ये मैदे की पेन है। अगर फॉर एग्जांपल सीवियर क्रशिंग पेन हो कभी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक हो गया, और उसके बाद वो कहें कि वो पेन जो है वो एकदम हुई और उसके बाद वो जनाब गर्दन की तरफ और आपके बाजू की तरफ रेडिएट हुई है, तो हमेशा आपने कहना है एम आई हुआ है, और वो एम आई किसकी वजह से हुआ? इंफीरियर वाल एम आई हुआ है, तो अगर इंफीरियर वाल एम आई, ये देखें ये इंफीरियर पार्ट है, स्पीड ऊपर वाला होता है, इंफीरियर नीचे वाला होता है, तो आपने कहना इंफीरियर। अंजाइना में कभी भी क्रशिंग पेन नहीं होती, अंजाइना में एक काबिले बर्दाश्त पेन होती है, तो अंजाइना में कभी भी क्रशिंग पेन नहीं होती। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आता है कि हाँ जी जनाब क्रशिंग पेन और वो रेडिएट कर रही है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इंफीरियर वाल एम आई है, ठीक हो गया। अब देखें स्टोमिक के हमने कई तरह के इश्यूज पढ़े हैं। अच्छा जी, स्टोमिक अल्सर होता है कि नहीं होता? स्टोमिक अल्सर पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ? गैस्ट्रिक अल्सर पड़ा हुआ है ना? तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, ठीक हो गया, तो इसकी इसकी पेन कहाँ होगी? भाईजान एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह का ये देखें यहाँ पर यार स्टोमिक है, ये जनाब एसिड बार बार इसको तंग कर रहा है, एसिड बार बार इसको तोड़ रहा है, ठीक हो गया। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि ये जनाब इसकी एसिड स्टोमिक जो लाइंस है वो डैमेज हो जाएंगी, और जब ये स्टोमिक की लाइंस डैमेज हो जाए और उसके बाद एक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं परफोरेशन, तो आपने कहना गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक परफोरेशन। क्या होता है? गैस्ट्रिक परफोरेशन। अच्छा किसी ने सुना कि मैदे का कैंसर भी होता है? हाँ जी, मैदे का कैंसर भी होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को गैस्ट्रिक कैंसर है, तो उसको वो भी तो आ ही सकता है ना, गैस्ट्रिक कैंसर के साथ उसको भी इश्यू हो गया, ठीक है। तो कभी भी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अगर किसी बंदे को पैंक्रियाज की इन्फ्लामेशन हो जाती तो उसको हम क्या कहते थे? पैंक्रियाटाइटिस कहते होते थे। क्या कहते थे? एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस कहते होते थे। और अगर किसी बंदे को पैंक्रियाज का कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक हो गया, तो आप क्या कहोगे कि ये चीज? और अगर किसी बंदे को गैस्ट्राइटिस है, मैदे की जितनी भी बीमारियां हमने इसके अंदर लेकर आनी है, गैस्ट्राइटिस है, तो हम क्या कहेंगे कि वो भी जनाब किसके अंदर आएगी? उसकी पेन क्या होगी? एक तरह की एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होगी। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, शाबाश। सबसे पहले आपने कहना भाईजान 3 आर्गन है, ठीक होगा। सबसे पहले आपने कहना कि एक हार्ट शरीफ है, हार्ट के अंदर आपने बताना है कि जनाब इंफीरियर वाल एमआई हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद आपने बताना है कि हाँ जी जनाब गैस्ट्रिक स्टोमिक आता है, स्टोमिक के अंदर जो बीमारियां आती है आपने कहना गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि जनाब गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकती है। उसके बाद आपने कहना है कि गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिर आते हैं हम पेंक्रियाज की तरफ, पेंक्रियाटाइटिस आपने कहना है, पेंक्रियाटिक कैंसर कह देना, ठीक है जी। हाँ जी, अब यहाँ हो गए आपका 2 रीजन आपके कवर हो गए। अब हम आते हैं नंबर 3 रीजन की तरफ जो कि ये वाला रीजन है, ठीक है। अब देखें आपने सुना होगा कि पेंक्रियाज के साथ यहाँ पर एक तरह का एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। क्या होता है? एक तरह का स्प्लीन होता है, ठीक हो गया। तो स्प्लीन जो होता है वो जनाब आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर होता है। तो स्प्लीन जब भी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात आएगी तो आपने हमेशा 2 बातें अपने माइंड में रखनी है। क्या? एक तो होता है इंफीरियर लोब का एक तरह का नमूनिया, थर्ड आता होता है आपका एक तरह का स्प्लीन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए ये एमसीक्यू इस बार मॉक टेस्ट के अंदर भी था, ये एमसीक्यू इस बार आपके जो मतलब कि जब आपका पीएमसी का जो पेपर है उसके अंदर भी ये एमसीक्यू पूछा गया। तो अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल वो एमसीक्यू किस तरह था। एमसीक्यू जिस तरह था कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, वो जनाब आपके प्रेजेंट करता, उसकी यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट के अंदर वो जनाब उसके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पर क्या होता है? एक तरह का मतलब कि ट्रॉमा हुआ हुआ है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा होगा जो डैमेज होगा? तो आपने कहना स्प्लीन। और कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि एक तरह का एक्सीडेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है, तो आपने कहना स्प्लीन होता है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आए कि हाँ जी जनाब जो आपका एक तरह का मतलब कि कॉमन इंजरी होती है ड्राइविंग करते हुए, तो आपने कहना स्प्लीन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें आप मेरे ख्याल में पता चल गई होंगी। कभी भी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात आएगी तो आपने क्या सोचना है भाईजान? आपने सोचना है भाईजान स्प्लीन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? एक तरह का लेफ्ट लोअर लोब का नमूनिया हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हमने क्या कहा था? ये अम्बिलिकस वाला हिस्सा है, ये आपकी एक तरह का अम्बिलिकस हिस्सा है। अब ये क्या है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, कौन सी इंटेस्टाइन है? हाँ जी जनाब, ये शाबाश, ये बताइएगा जी। स्टोमिक के बाद जो आपकी इंटेस्टाइन शुरू होती है वो कौन सी इंटेस्टाइन शुरू होती है? स्टोमिक के बाद जो आपकी इंटेस्टाइन शुरू होती है वो होती है एक तरह का आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को स्मॉल इंटेस्टाइन का पता मतलब इशू होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब उसको अम्बिलिकल रीजन पर पेन है।
हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब उसको अम्बिलिकल रीजन पर पेन है, ठीक है। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल रीजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हम ये देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हाँ जी जनाब आपके आर्गन कौन कौन से आते हैं। तो आपने कहना है अम्बिलिकल रीजन के अंदर आपका क्या होता है, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या कहना है, आपने कहना है एब्डोमिनल एओर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यकीन करें ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत, ये हाई यील्ड एमसीक्यूज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एब्डोमिनल एओर्टा का। ठीक हो गया। अब हम अभी इसको देखेंगे कि ये क्या हिसाब है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि यार किसी बंदे को हमने पढ़ा था, एक होता है पेप्टिक अल्सर, एक होता है ड्यूडिनल अल्सर। पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा? जिस बच्चों ने थोड़ी बहुत पैथो पढ़ी होगी उनको पता होगा कि नाम तो सुना होगा ना कि ड्यूडिनम का भी अल्सर होता है। तो अब देखें एक अल्सर कौन सा होता है आपका, ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर, तो ये ड्यूडिनल अल्सर कहाँ आ रहा है, और भाईजान आपके ये अम्बिलिकस वाले रीजन पर आ रहा है। ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को अम्बिलिकल रीजन का मसला होगा तो आपने क्या कहना है। अच्छा, मैं साथ साथ पॉइंट्स लिखता जाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो जो आपने खुराक यहाँ से खाई, ये खुराक आगे जा रही है? शाबाश, मुझे ये बताएं, ये क्या खुराक आगे जा रही है? हाँ जी, खुराक आगे जाएगी? नहीं जाएगी। जब आपकी ये खुराक नहीं जाएगी, इस वजह से पेन हो सकती कि नहीं हो सकती? पेन हो सकती कि नहीं हो सकती? तो जब ये पेन होगी तो आपने क्या, नंबर 1 इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नंबर 1 क्या आपका, एक तरह का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये नंबर 1 कॉज है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 2 हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक होगा। नंबर 2, एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि अपेंडिक्स जो होती है ना उसकी पेन इस अम्बिलिकस रीजन से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके अम्बिलिकस रीजन से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आती है। तो आपने कहना है कि आपकी फॉर एग्जांपल अर्ली अपेंडिसाइटिस, इसकी पेन भी अर्ली अपेंडिसाइटिस। नंबर 2। नंबर 3 और क्या हो सकता है? नंबर 3 आप लोगों ने जो बताना है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, देखें इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि यहाँ पर जनाब आपका एक तरह का हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट से इस तरह एओर्टा निकलता है कि नहीं निकलता? इस तरह एओर्टा निकलता होता है जी। ये जो एओर्टा निकलता है ये ऐसे नीचे आएगा, इस एओर्टा को हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। क्या होता है? एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टा। अम्बिलिकस रीजन पर आकर इसको हम कह देते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, मेन इसकी जगह पर होता है। ठीक हो गया। अब ये अगर एब्डोमिनल एओर्टा जो है ये एक तरह का बल्ज बना दे, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। जब ये बल्ज बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। ठीक हो गया जी। अगर फॉर एग्जांपल ये एओर्टा रप्चर हो जाए, ठीक हो गया, तो हम कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा रप्चर हो चुका है, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, फिर हम क्या कहते हैं, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। देखिए क्वेश्चन पता है कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, अ पल्सटाइल एब्डोमिनल मास सीन इन द मतलब कि अपल स्टाइल अब्डोमिनल मास सीन इन द अम्बिलिकल रीजन। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है। तो वो क्या है, आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एओर्टा रप्चर हो जाएगा तो बंदे के ब्लड जो होगा वो सारा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इतना बता दें। शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल ये एओर्टा आपका रप्चर होता है तो जो इससे जो ब्लड होएगा वो जनाब बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब आपका जो ब्लड है वो आपका बाहर निकल गया, जब जैसे आपका ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है, तो अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है कि इसकी वजह से जनाब आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ब्लड जो होगा वो ब्लड के अंदर, वेसल के अंदर तो रहा नहीं। जब आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहा तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये जनाब आपका ब्लड प्रेशर का हो जाएगा, एक तरह का कम हो जाएगा। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के पास बोलता हूँ। एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हमेशा हमेशा आपके ओल्ड एज के अंदर होता है, लिख लीजिए। ये हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। नंबर 1, हमेशा हिस्ट्री के अंदर स्मोकर लाजमी लिखा होता है। ये दो बातें आपने लिखनी है। क्वेश्चन जो आया था सेम टू सेम यूएसएमएलई स्टेप 2 सीके के अंदर जो लाइंस हैं उसको फॉलो किया गया था। जब आप अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यूएसएमएलई स्टेप 2 सीके के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर लिखा और सेम यही जो लाइंस थी उन्होंने कॉपी की थी और हमारे जो पाकिस्तानी पीएमसी वाले थे उन्होंने ये ठोंस दिया था, ठीक है, लेकिन हमने भी काबिल कबूल करना है भाईजान। तो उन्होंने क्या कहा था, क्या 65 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर है, ठीक है, इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी फॉर सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल एंड बैक पेन। समझ आ रही है? क्योंकि ये बैक पेन की होती है एक तरह की रेडिएट करती है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि जनाब फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स अ लार्ज पल्सटाइल मास बिहाइंड द अम्बिलिकस। कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए, ये बात लिख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए पल्सटाइल एब्डोमिनल मास, हमेशा कहना है ये एब्डोमिनल एओर्टा की बात हो रही है भाईजान।
हमेशा आपने ये कहना है, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा द पेशेंट बीपी इज 80, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना उसका 80 है, ठीक हो गया। और आपने ये कहा कि इसका डायग्नोज क्या है, तो आपने कहना है भाईजान एक पेशेंट है, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, उसकी जो एज है वो 55 ईयर ओल्ड है, वो जनाब स्मोकर था, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है, एक तरह का मतलब के स्मोकर और 55 ईयर ओल्ड जो ये एब्डोमिनल एओर्टा की बात होगी बेटा, ठीक है। अगर तो ब्लड प्रेशर लो है तो आपने कहना है रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। और एब्डोमिनल एओर्टा को जो फर्स्ट लाइन डायग्नोज होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अगर एमसीक्यूज के अंदर आए कि फर्स्ट लाइन डायग्नोज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एओर्टिक एनोरिज्म, तो आपने कहना अल्ट्रासाउंड, ये भी एमसीक्यूज है आपका, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक तरह का अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्वेश्चन के अंदर ये आता है कि हाँ जी जनाब बंदे का ब्लड प्रेशर लो, यानी कि मोस्ट इन डेफिनेटिव डायग्नोज, तो आपने कहना है सीटी स्कैन, ये एमसीक्यू है जी, ठीक है। अगर मेरी बात पर नहीं यकीन तो मॉक टेस्ट निकाल लें, हर मॉक टेस्ट के अंदर तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यकीन करें आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं। और जब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस करोगे मॉक टेस्ट के, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर होंगे, आपको कवर हो जाएंगे और इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया। क्वेश्चन रिपीट सर, प्लीज रिपीट, ओके जी, क्वेश्चन रिपीट मैं कर देता हूँ। देखें क्वेश्चन जो था वो ये था कि एक 55 ईयर ओल्ड बंदा है जो कि स्मोकर है, ठीक हो गया। उसको जनाब एक तरह का सडन पेन स्टार्ट होती है जो कि जनाब उसकी बैक की तरफ रेडिएट करती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ जी जनाब वहां पर उसका एक तरह का डायग्नोज करने के ऊपर, सॉरी, वहां पर पालपेट करने के ऊपर पता चला कि उसका एक तरह का पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास है उसकी अम्बिलिकस के पीछे, पल्स्टाइल एब्डोमिनल मास बिहाइंड द अम्बिलिकस। तो वो ये पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब व्हाट इज योर डायग्नोज। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये जो हमारा डायग्नोज है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और सडन हुआ है, हमने कहना रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, नंबर 1। अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि हाँ जी जनाब व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, तो आपने कहना है अल्ट्रासाउंड। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछता है विच वन इज द मोस्ट डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, तो आपने कहना है सीटी स्कैन, ठीक है। 3 एमसीक्यूज आपके कवर हो रहे हैं इसके अंदर से, 3 एमसीक्यूज, तो ये आपने कहना है ये 3 एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ इसको, और ये लाजमी पूछे जाते हैं तकरीबन हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है एब्डोमिनल एओर्टा का, ठीक हो गया जी। अच्छा एक हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। एक पेशेंट होता है जिसको हम कहते हैं मतलब के मेजेंटेरिक इन्फेक्शन का, आप ये मतलब के क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करोगे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक तरह का ये हार्ट है, ये पंप ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये हार्ट है ये पंप ही नहीं कर रहा, मुझे ये बताएं कि इधर से जो ब्लड होगा वो इसको मिलेगा, इंटेस्टाइन को मिलेगा, ये बता दे मुझे, इंटेस्टाइन को ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आपका इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं मिलता, अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप खाना खाते हो तो उस वक्त वो खाने को हजम करने के लिए आपको ब्लड तो चाहिए होता है, ठीक हो गया। यानी कि आपको पूरे का पूरा जो काम कर रहा होता है वो ऑर्गन वो कौन होता है, वो जनाब आपकी इंटेस्टाइन होती है मेन। स्टोमक तो स्टोर करता है लेकिन मेन जो आपका डाइजेस्टिंग का काम करता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगर आपने फिजियो के अंदर थोड़ा बहुत सोचा हो कि स्टोमक का काम तो सिर्फ स्टोर करना है, भाई मेन जो तोड़ फोड़ का काम करना, मेन जो एब्जॉर्प्शन का काम करना, सही खुराक का काम जो करता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। मैदा ना भी हो तो बंदा जिंदा रह लेता है, ये बात लिख लें। अगर किसी बंदे के अंदर स्टोमक नहीं है तो बंदा जिंदा रह सकता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मेन काम तो ये कर रही है, ठीक है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का हार्ट से तरह पंप नहीं कर रहा, ठीक हो गया, ब्लड इधर नहीं आया, तो जब इधर ब्लड नहीं आ रहा तो अब मुझे ये बताना है कि जब वो खाना खाएगा, ठीक हो गया, जब वो खाना खाएगा तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि उसको फिर एक तरह के ये जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लड ज्यादा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। और जब ब्लड वो नहीं मिल सकेगा, ठीक हो गया, तो जब आपके किसी आदमी को ब्लड नहीं मिलता हम उसको स्कीमिया कहते हैं कि नहीं कहते? शाबाश ये बता दे मुझे, हम उसको स्कीमिया कहते हैं कि नहीं कहते? उसको हम स्कीमिया कहते हैं, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसका है, एक तरह का मतलब कि इंटेस्टाइन है, इसको हम कहेंगे मेजेंटेरिक अस्कीमिया। क्या हम कहेंगे? एक तरह का मेजेंटेरिक अस्कीमिया। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के अंदर पता क्या आता है? एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट। एट्रियल फिब्रिलेशन का वो पेशेंट होता है जिसका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होता,
वो पेशेंट जिसके अंदर एटीएस इतना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो आप अगर क्वेश्चन के अंदर पता कैसे आता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, वो जनाब उसको एट्रियल फिब्रिलेशन थी, वो जनाब प्रेजेंट करता है जिसको पोस्ट प्रेंडियल पेन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन जो है, ये हजारों की लाइन है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। पोस्ट प्रेंडियल पेन, पोस्ट प्रेंडियल पेन वो होती है जो कि खाने के बाद होती है। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, उसको जनाब एट्रियल फिब्रिलेशन पहले थी और अब जनाब उसको खाना खाने के बाद या पोस्ट प्रेंडियल पेन है और उसके बाद जनाब उसको स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसको क्या है? आपने कहना भाईजान उसको मेजेंटेरिक इस्कीमिया है। आपने क्या कहना, एक तरह का मेजेंटेरिक इस्कीमिया है, या आप ये कह सकते हो मेजेंटेरिक इस्कीमिया है, या आप ये कह सकते हो उसको इस्कीमिया कोलाइटिस है, या आप क्या कहोगे उसको, क्या एक तरह का इस्कीमिया कोलाइटिस है। ठीक होगा? तो ये दो बातें आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अगर तो सडन ऑनसेट हो, अगर तो सडन ऑनसेट हो क्वेश्चन के अंदर पता क्या, सडन ऑनसेट है, एक बंदा उसको सडन पेन हुई है, ठीक हो गया, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, आपने पता क्या कहना है? आपने कहना उसको इस्कीमिया कोलाइटिस है। अगर एक पेशेंट उसको सडन पेन नहीं हुई, उसको खाना खाने के बाद पेन होती है, खाना खाने के बाद पेन होती है और उसके बाद वो कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट, तो आपने कहना मेसेंटेरिक इस्कीमिया है। ये क्वेश्चन आपके साथ साथ मैं लिखवा रहा हूँ, ये प्लीज लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर से 3 क्वेश्चंस मैंने बताए, मेसेंटेरिक इस्कीमिया वाला एक क्वेश्चन 4 हो गया, इस्कीमिया कोलाइटिस वाला 5 होगा। सिर्फ और सिर्फ इस ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर से मैंने 5 एमसीक्यूज आप लोगों को बता दिए। ठीक है? अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो बंदा आगे पूछ सकता है। ठीक हो गया? आगे देखें जी। फॉर एग्जाम्पल कि आगे क्या हो सकता है, अगर किसी बंदे को ड्यूडिनल अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है, तो उसकी यहाँ पर पेन होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन पता क्या आता है, ड्यूडिनल अल्सर की पेन क्या होती है? हम कैसे पता चलेगा कि हाँ जी जनाब ये ड्यूडिनल अल्सर है? तो देखें, हमेशा हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये आता है कि एक बंदा है जिसको सीवियर अब्डोमिनल पेन है और जनाब पेन जो है वो 3 से 4 घंटे खाने के बाद हुई है। खाने के बाद अगर पेन हो रही होगी ना, तो वो ड्यूडेनल अल्सर की पेन होगी। मेरी बात को गौर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर पेन खाने के बाद होती है तो वो कौन सी होगी? आपकी ड्यूडेनल अल्सर की होगी। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, उसको जनाब सीवियर अब्डोमिनल पेन है जिसको खाना खाने के बाद जनाब हुई है, तो आपने क्या कहना है? एक तरह का ये क्या है? एक तरह की ड्यूडेनल अल्सर है। दूसरा क्वेश्चन के अंदर पता क्या आता है, एक बंदा है उसको रात के इतने ज्यादा पेन हुई, वो रात को सोया हुआ था और वो पेन से उठ गया, तो फिर भी क्या है? वो ड्यूडेनल अल्सर है। ड्यूडेनल अल्सर की पेन 2 जगहों पर होती है। कहाँ पर? आपने कहना है खाना खाने के बाद, नंबर 1। दूसरा पता आपने क्या कहना है? दूसरा आपने कहना है कि उसको पेन जो होगी वो आधी रात को होगी। ठीक है? यानी कि इतनी पेन होगी कि वो पेन से उठ जाएगा। तो आपने क्या कहना है? ये ड्यूडेनल अल्सर की पेन है। ठीक है? अगर खाना खाने के बाद और उसके बाद रात को इतनी पेन हो कि बंदा उठ जाए, तो उसको आपने कहना है एक तरह का ड्यूडेनल अल्सर। तो मेरे ख्याल में अब सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई हैं। अब हम आते हैं जनाब ये राइट लंबर वाले रीजन पर, कि राइट लंबर रीजन क्या होता है। ठीक है? राइट लंबर रीजन को हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। देखिए जी, जो आप लोगों का राइट लंबर रीजन है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा-सा और देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, आपका किडनी होता है। क्या होता है? आपका एक तरह का किडनी होता है। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है, यहाँ पर जब आप लोगों का एक तरह का इस तरह ये किडनी आ रहा है, यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर किडनी है, ठीक हो गया? तो अगर किसी बंदे को किडनी की अगर एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक हो, या किडनी का स्टोन हो जाता है, तो उसको राइट लंबर रीजन पर पेन होगी कि नहीं होगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। हाँ जी, उसको राइट लंबर रीजन पर पेन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो आपने पता क्या कहना है? आपने कहना है किडनी का मसला जो भी होगा राइट लंबर को देखा जाएगा। डॉक्टर पता क्या कहते हैं? डॉक्टर लंबर वाले हिस्से वाला जो होता है ना, यानी कि किडनी वाले हिस्से पर, वहां पर आराम से एक तरह का हाथ मारते हैं या एक तरह का टच करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी जनाब यहाँ पेन है, हाँ जी जनाब यहाँ पर। वो कहता है किडनी का मसला है भाईजान। ठीक हो गया? तो कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि राइट लंबर या लेफ्ट लंबर दोनों तरफ किडनी आ रही है ना, ऐसे ही है ना, तो आपने क्या कहना है? राइट लंबर और लेफ्ट लंबर दोनों वाले हिस्से पर क्या होगा? एक तरह का किडनी का मसला होगा। क्या किडनी का मसला हो सकता है? और भाईजान किडनी स्टोन हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है। ठीक होगा? नंबर 1। नंबर 2, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। नंबर 3, पेरिनेफ्रिक अब्सेस हो सकता है, पेरिनेफ्रिक अब्सेस हो सकता है, यानी कि अगर अब्सेस वगैरह बन गई है। ये आपने इधर भी लगाना। ये अच्छा, ये सिर्फ हम राइट साइड पर लिखेंगे या लेफ्ट साइड पर लिखेंगे? हाँ जी, ये हम राइट साइड पर लिखेंगे या लेफ्ट साइड पर लिखेंगे? ये बताइएगा मुझे। यानी कि जो अभी मैंने दोनों साइड्स पर लिखेंगे, ठीक है? अगर किसी ने मोबाइल यानी कि किसी ने मोबाइल वगैरह सेल किया और लिया हो नया, तो वो जनाब लिख सकता है, वरना कोई वाला ये हिसाब नहीं होगा। ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, एक तरह का ये दोनों साइड्स पर लिखेंगे हम। अच्छा जी, उसके बाद मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर यार कोई सीन ऐसा भी पढ़ते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जा रही है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडिनम, एक होता है जूजिनम, एक होता है इलियम, ठीक है, एक होता है आपका इलियम। यहाँ पर जनाब आपकी एक तरह की अपेंडिक्स फ्री हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पर जनाब आपका जो सीकम होता है वो जनाब इस तरह एक तरह का कोलन, यानी कि कोलन बना रहा होता है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रही होती है, तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है कि नहीं आ रही? शाबाश, ये बताइएगा जी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर आ रही है? ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलन। क्या कहेंगे, एक तरह का असेंडिंग कोलन। तो राइट साइड पर अगर पेन होगी तो वो किस वजह से होगी, असेंडिंग कोलन की वजह से हो सकती है राइट लंबर रीजन पर, और दूसरा किस वजह से हो सकती है, किडनी की वजह से हो सकती है। अच्छा जी, ये वाला जो होता है इसको तो हम कहते होते हैं जनाब, ये क्या होता है आपका एक तरह का ट्रांसवर्स कोलन। क्या होता है, एक तरह का ट्रांसवर्स कोलन कहते होते हैं। और ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का डिसेंडिंग कोलन, ठीक हो गया, यानी कि ये कोलन का नाम है। और ये जो इस तरह जो नीचे की तरफ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ट्रांस यानी कि एक तरह का सिग्मोइड कॉलन, ठीक हो गया। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, अगर ये राइट लंबर रीजन पर पेन हो रही है या लेफ्ट लंबर रीजन पर पेन हो रही है, एक चीजें तो आपकी मोस्टली 100% इन्वॉल्व है, वो कौन सी है? और भाईजान आपका किडनी, दूसरा क्या है आपका, अगर राइट साइड है तो आपका असेंडिंग कोलन, अगर लेफ्ट साइड है तो आपका क्या, एक तरह का डिसेंडिंग कोलन, ठीक होगा जी। डिसेंडिंग कोलन की इन्फ्लामेशन हो सकती है, डिसेंडिंग कोलन की वजह से कोई इश्यू हो सकता है, राइट साइड का कैंसर हो गया, लेफ्ट साइड का कैंसर होगा कोलन का, इस वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, देखें जी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऐसा है जिसको हम देखते हैं एक तरह का राइट इलियक फोसा, इसको हम कहते होते हैं राइट इलियक फोसा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, राइट इलियक फोसा होता है। देखें, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश, ये कंसेप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पर राइट इलियक फोसा जो है ना, यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक तरह की अपेंडिक्स होती है, होती है एक तरह की अपेंडिक्स होती है, ठीक होगा, जो कि हर दूसरे बंदे की निकली हुई है बेचारे की, ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हम कहते हैं ना उसको अपेंडिसाइटिस हो गया, क्या कहते हैं, एक तरह का अपेंडिसाइटिस हो गया। तो अगर किसी बंदे को अपेंडिसाइटिस हो जाएगा तो उसकी पेन राइट इलियक फोसा में होगी कि नहीं होगी, राइट इलियक फोसा में। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की अपेंडिक्स निकली होगी ना, तो वो गौर करे एक कि उस बेचारे की जो पेन होती होगी वो यहाँ से यहाँ पर हो रही होती है, ये राइट इलियक फोसा में हो रही होगी, ठीक हो गया। तो एक तो हो गया अपेंडिक्स है, क्योंकि अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो अपेंडिसाइटिस जो होगा उसकी वजह से होगा एक तरह का राइट इलियक फोसा में पेन होगी। दूसरा पता क्या होता है, यहाँ पर आपके एमसीक्यूज में कवर करवाने जो आप लोगों को पता हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा है ना, एक पेशेंट है जो कि जनाब प्रेजेंट करता है, उसको जनाब फीवर है, उसको जनाब नोजिया है और उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, तो आपने कहना है कि वो क्या है, आपका अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। आपने कहना है एक तरह का उसको अपेंडिसाइटिस है। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यहाँ इस रीजन पर हम तकरीबन इंशाल्लाह 5 to 6 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे आपके, जैसे हमने यहाँ पर किया, हमने हर रीजन पर आपके एमसीक्यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। अब देखें, दूसरी जगह आपने गौर करनी है कि देखें फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल होती है ना, फीमेल का इस तरह का हिसाब होता है कि ये जनाब एक तरह का ओवरी, ये इस तरह का फ्लोपियन ट्यूब, ये जनाब इस तरह का जनाब ओवरी, और इस तरह जनाब आपका कहते हैं एक तरह का फ्लोपियन ट्यूब होता है, ठीक होगा। ये जनाब एक तरह का मतलब कि ये पूरे का पूरा फीमेल जेनिटल ट्रैक भी आ रहा होता है। तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर ओवरी भी आती है राइट इलियक फोसा में, लेफ्ट इलियक फोसा में भी ओवरी आती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये फ्लोपियन ट्यूब भी आ रही है, क्या हो रहा है, राइट इलियक फोसा में क्या आपकी फ्लोपियन ट्यूब भी आ रही है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ना गौर करनी है, ठीक हो गया। एक फीमेल, अगर वो पता क्या कहते हैं, एक फीमेल थी, वो जनाब, ये क्वेश्चन बहुत बार आया और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बंदा बहुत कंफ्यूज होता है, यकीन करें। मेरे जब मॉक टेस्ट मैंने किया था, मेरे मॉक टेस्ट मतलब कि जब मेरा एनएलई का एग्जाम था, मैंने मॉक टेस्ट किया, तो मॉक टेस्ट के अंदर से मेरे 188 मार्क्स आए 200 में से। उसमें से एक एमसीक्यू जो 12 एमसीक्यूज मेरे गलत हुए, तो उसमें से एक एमसीक्यूज मेरा गलत हुआ था। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूंगा, ठीक हो गया। और वो एमसीक्यूज आपका इसी के अंदर थोड़ा सा मिलता जुलता था, यकीन करें वो भी डिफरेंशिएट होगा, हालांकि मुझे पता मतलब कि ये चीजों का पता था, फिर भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपने उन चीजों के ऊपर गौर करना है कि जो मैंने गलती की वो आप लोग ना गलती करें, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली कैसे आ जाता है, ये जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा है ना कि एक फीमेल है, वो जनाब नॉर्मल उसका मेंस्ट्रुएशन था, लेकिन अब 2 मंथ से वो जनाब एमेनोरी कंडीशन में, एमेनोरी कंडीशन वो होती है जब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और जब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो सबसे पहले उसको अपने माइंड में क्या आना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या हो सकती है, एक तरह की प्रेगनेंसी हो सकती है, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, ठीक हो गया, एक तरह का प्रेगनेंसी हो सकती है। अब दूसरी बात, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा है
कि एक फीमेल है, उसको जनाब 2 मंथ से वो एमेनोरिक है, ठीक है, 2 मंथ से वो एमेनोरिक है, ठीक हो गया। और उसके बाद उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, राइट इलियक फोसा पर पेन है, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो जनाब कम हो गया है। तो आपने पता क्या कहना है, जब अगर तो फॉर एग्जांपल इतनी ब्लड प्रेशर कम ना हो, ये बात ना लिखी हो, तो आपने कहना एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्या आपने पहला क्या कहना, एक तरह का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी आपने एक तरह का बस इतना याद कर लें सिर्फ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आपने क्या कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आता है फीमेल वो 2 मंथ से एमेनोरिक है, यानी कि 2 मंथ से उसको पीरियड्स नहीं हुए, और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब उसके राइट इलियक फोसा पर पेन है, तो आपने कहना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आंखें बंद करके कहना है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि एक 2 मंथ से एक फीमेल है जो कि एमेनोरिक है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और वो हाइपोटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, आपने आंसर के अंदर लगाना रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक होगा। रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक होगा। नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है, एक फीमेल है, ठीक हो गया, एक फीमेल है, वो जनाब 27 ईयर ओल्ड है, उसका बीटा एचसीजी पॉजिटिव है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव है। बीटा एचसीजी जिस फीमेल के अंदर पॉजिटिव होता है 99% ये चांस होते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। कुछ कैंसर के चांसेस होते हैं तब भी ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ऐसा हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहे कि एक यंग लेडी है, वो जनाब आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और उसको बीटा एचसीजी उसका पॉजिटिव है, तो आप क्या बताओगे, शाबाशी बताइएगा, उसको आपने क्या बताना है। हाँ जी, आप क्या बता सकते हो भाईजान, उसको आप कहोगे उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपने क्या बताना, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाँ जी जनाब एक फीमेल है, वो जनाब मतलब कि यंग लेडी है, उसका बीटा एचसीजी पॉजिटिव है, उसको जनाब हाइपोटेंसिव है, और उसके बाद उसको राइट इलियक फोसा पर पेन है, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब कि कोई भी फीमेल जिसमें जनाब प्रेगनेंसी शो हो, ठीक हो गया, और उसके बाद राइट इलियक फोसा पर पेन हो, अगर तो ब्लड प्रेशर लो नहीं है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक होगा जी। अब हम आगे 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 देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हिसाब होता है। आगे जो मेन आप लोगों को पता है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यार ये ओवरी जो है, अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, फिर भी तो कुछ इशू, एक तरह का इशू बन सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल एक तरह का जो फ्लोपियन ट्यूब है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको भी कहते हैं, हम क्या कहेंगे, एक तरह का साल्पेंजाइटिस। अगर फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह का साल्पेंजाइटिस कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पता कैसे आता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक तरह का एक फीमेल है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और जनाब हम वहां पर एक तरह का मोबाइल मास देखते हैं। राइट इलियक फोसा पर अगर क्वेश्चन है कि हम एक मोबाइल मास देखते हैं, आप लोगों ने कहना है कि वो क्या है, एक तरह का ओवेरियन मास या ओवेरियन अब्सेस, ओवेरियन मास या ओवेरियन अब्सेस, ये भी एमसीक्यूज है। देखिए हम यहाँ से कितने एमसीक्यूज आपके डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर कोई बताए, एक क्वेश्चन के अंदर आता है कि हाँ जी जनाब एक मेल है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप क्या आंसर लगाओगे, शाबाश। हाँ जी जनाब, एक मेल है, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, और उसके बाद जनाब ओके मेरी बात को गौर करें, देखिए अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि एक मेल है, ठीक हो गया, उसको जनाब राइट इलियक फोसा पर पेन है, ठीक हो गया, और उसके बाद वो कह देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप क्या लगाओगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपेंडिक्स, वेरी गुड शेरोज, ठीक है। मेन रप्चर, ओ भाई रप्चर कहाँ ठोक रहे हो, रप्चर आपने तब लगाना है जब फॉर एग्जांपल फीमेल हो, फीमेल अपेंडिक्स फीमेल के अंदर होती है, मेल के अंदर सॉरी जो आपका फीमेल के अंदर ओवरी है, मेल के अंदर यहाँ पर ओवरी वाला सीन नहीं है। जब भी मेल की बात आएगी आपने अपेंडिसाइटिस लगाना है, अगर फीमेल की बात होगी तो फिर आपने कंफ्यूज होना है, ठीक हो गया। रप्चर का जो साइन होगा वो जनाब आपने दूसरी तरफ जाना है,
बिल्कुल, वेरी गुड इरफान। जो पेरिटोनाइटिस के साइन होते हैं आपके रप्चर में बिल्कुल होते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस होती है उसके अंदर, उसके बाद अब्डोमिनल मूवमेंट्स नहीं होती, आपकी पूरी का पूरा जो होता है वो एक तरह का आप ये कह सकते हो कि अब्डोमिनल गैसेस का लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। तो वो हम पेरिटोनाइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी कई कॉम्प्लिकेशंस है, अपेंडिसाइटिस एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रप्चर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, कई कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई। अच्छा जी, मुझे अब आप लोगों ने साल्पेंजाइटिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ सर उमैर बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आपके फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन होगी तो वो जनाब हम इसको क्या कहते हैं, एक तरह का साल्पेंजाइटिस कहते हैं। लेकिन साल्पेंजाइटिस के अंदर से एमसीयूज नहीं आता मेनली, ओवेरियन ऑब्सेसिव ओवेरियन मास से आता है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हो कि हाँ जी जनाब हम देखते हैं राइट इलिक फोसा पर एक मास है, ठीक हो गया, मोबाइल मास है, फिर आपने ओवेरियन मास की तरफ आना, ये ओवेरियन ऑब्सेस की तरफ आना, ये 3 एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो रहे हैं। अब हम आते हैं जनाब आपकी लेफ्ट साइड पर। मुझे बताना है कि लेफ्ट साइड पर अपेंडिक्स होती है? शाबाश, लेफ्ट साइड पर अपेंडिक्स होती है? भाईजान लेफ्ट साइड पर अपेंडिक्स नहीं होती, ठीक हो गया। तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा? लेफ्ट साइड पर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ओवरी की इन्फ्लामेशन हो सकती है, फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वही सारी बातें आपने जो मैंने कही वही हो सकती है, ठीक है। तो मेल के अंदर तो अपेंडिक्स वाला कोई बात सीन ही नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद लेफ्ट साइड पर क्या होगा? लेफ्ट साइड पर आपने कहना है कि सिग्मोइड कॉलन आ सकता है, इस तरह ये क्या होता है आपका एक तरह का सिग्मोइड कॉलन आ गया, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कवर हो गया। अब हम आते हैं आगे, आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट है। आगे जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में से किसी बंदे को कोई क्वेश्चन हो तो वो बंदा एक मिनट रुकिएगा यार प्लीज। अच्छा जी, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का पता होना चाहिए। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यार आप खुद देखो कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। यहाँ पर आता है आपका ब्लैडर, क्या होता है आपका एक तरह का यूरिनरी ब्लैडर। और जब आपके यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है उसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस, क्या कहते हैं आपके एक तरह का सिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा जी, प्रोस्टेट ग्लैंड किसके अंदर आएगा? मेल के अंदर सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फीमेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। तो जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टाइटिस, क्या कहते हैं एक तरह का। राइट लंबर रीजन के 3 नाम हैं वो रिपीट, राइट लंबर रीजन के 3, राइट लंबर रीजन के 3 नाम हैं वो रिपीट कर दे। तुम अभी राइट लंबर रीजन पर ही हो? राइट लंबर रीजन के 3 नाम हैं कौन से? राइट लंबर, अच्छा 3 नाम रिपीट करने, सही सही। राइट शिरान, मुझे तेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ये राइट लंबर रीजन की, ठीक है, यहाँ पर किडनी एक आ रहा है, ठीक हो गया, और उसके बाद आपका क्या आता है? असेंडिंग कॉलन आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर किडनी की इन्फ्लामेशन होगी तो हम कहेंगे कि जनाब पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, और अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो हम कहेंगे नेफ्रोलिथियासिस हो गया, ठीक हो गया। और इसके साथ क्या हो सकती है? पेरिनेफ्रिक अब्सेस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन आता है, और यहाँ पर सेम वही बातें आ जाएंगी क्योंकि यार लेफ्ट में भी ये सेम बातें। ये वाला हो गया। उसके बाद ये जनाब जो राइट इलियक फोसा हमने देख लिया, उसके बाद लेफ्ट इलियक फोसा हमने देख लिया। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सा आपका एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आप लोगों को जो मेन बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या होता है? एक तरह का गाल ब्लैडर होता है। तो जब आपके गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होगी तो हम क्या कहेंगे? इसको एक तरह का सिस्टाइटिस कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मेल के अंदर यहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपका क्या था? प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन होगी तो हम क्या कहेंगे? एक तरह का प्रोस्टाइटिस होता है। यहाँ पर होता है आपका यूरिथ्रा। जब यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन होगी तो हम क्या कहेंगे? एक तरह का यूरिथ्राइटिस होता है। और फीमेल के अंदर आता है, यहाँ पर क्या होती है? एक तरह की आपने कहना यूट्रस। और जब आपके यूट्रस की इन्फ्लामेशन होती है उसको भाई यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से ऐसे निकल गया, ठीक है, सॉरी, थैंक यू सो मच, ठीक है। और इसके साथ होती है आपकी एक तरह की एंडोमेट्रियोसिस। ये जनाब आप जो पेन देखते होते हो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मेन जो समझ पता होना चाहिए वो क्या है? आप लोगों को मेन जिस चीज का पता होना चाहिए वो ये है कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो मेन चीजें आती हैं आप लोगों ने लिखना है कि आपका एक तरह का यूरिनरी ब्लैडर आता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का सिस्टाइटिस, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका यहाँ पर जो आता है उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट आता है। मेल के अंदर प्रोस्टेट की जब इन्फ्लामेशन होगी हम उसको कहते हैं प्रोस्टाइटिस। उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पर जो आता होता है यूरिथ्रा आता है।
तो यूरिथ्रा जब आएगा तो उसको हम कहते हैं यूरिथ्राइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का यूरिथ्राइटिस कहते होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि यहाँ पर जो हिस्सा आता है वो क्या होता है? आपके एक तरह का एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी पेन हो सकती है। ठीक है, तो ये जनाब आपके सारे के सारे रीजन थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक तरह के किसी बच्चे का यहाँ तक किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो जो आपको कवर ना। अगर आप देखें कि ये देखें इस तरह, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये जनाब इस तरह। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला हिस्सा एपिगैस्ट्रिक था, ये राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन था, ये जनाब आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन था, और ये जनाब आपका क्या था? अम्बिलिकस रीजन था। ये आपका राइट लंबर रीजन था, ये आपका लेफ्ट लंबर रीजन था, ये आपका एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन था, ये राइट इलियक रीजन क्वाड्रेंट के लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट। हो गया। सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक को, राइट हाइपोकोंड्रिक, इसको जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती हैं जनाब लंग्स। लंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो निमोनिया आ जाता है जी, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। नंबर 2 यहाँ पर आता है हमारा लीवर। लीवर की जब हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस आ जाता है जी। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं हिपैटिक सेलुलर कार्सिनोमा आ जाता है जी। उसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं हिपैटोमेगैली आ जाता है जी, हिपैटोमेगैली आ जाता है। उसके बाद नंबर 3 यहाँ पर गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोलिलिथियासिस आता है जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कोलिसिस्टाइटिस आ जाता है जी। ठीक हो गया। नंबर 4 बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोलिडिकोलिथियासिस आता है, कोलिडिकोलिथियासिस आता है। और उसके बाद क्या आता है? आपका एक तरह का कोलेंजाइटिस आता है। ये सारी डिटेल बाद में देखते रहिएगा खुद। उसके बाद आपका जो हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। क्या होता है? आपका एक तरह का एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन की जब भी हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नंबर 1 जो हम चीज देखते होते हैं वो होता है आपके एक तरह का स्टोमिक। स्टोमिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है? एक तरह का पेंक्रियाज आता है जिसकी वजह से आपका एक तरह का पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंफीरियर वाल एमआई हो सकता है जी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं जनाब आपका कौन सा हिस्सा? आपका एक तरह का लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन पर जब हम जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को मेन बातों को जिसका पता होना चाहिए कि जनाब स्प्लीन हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो रप्चर होता है वो स्प्लीन होता है। उसके बाद जनाब लेफ्ट मतलब के लोअर लोब ऑफ लंग्स, ये क्या होता है? आपके एक तरह का निमोनिया। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल अम्बिलिकस वाले रीजन पर। जब हम आएंगे एक तरह के अम्बिलिकस वाले रीजन पर तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आती हैं अम्बिलिकस। अम्बिलिकस रीजन में जब हम आते हैं तो आप लोगों को मेन पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपका एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। आप मेजेंटेरिक अस्कीमिया हो सकता है, मेजेंटेरिक अस्कीमिया हो सकता है, एमसीक्यूज बताए हुए हैं मैंने। उसके बाद जो हो सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होता है? एक तरह का मतलब कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि अम्बिलिकल रीजन में मोस्टली ये होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब जब हम जिस हिस्से की तरफ जाते हैं वो होता है आपका राइट लंबर, राइट लंबर वाला पार्ट। तो राइट लंबर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जब हम आते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किडनी आता है। किडनी के अंदर जो चीजें आती हैं फॉर एग्जांपल पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। किडनी के अंदर जब हम आते हैं तो नेफ्रोलिथियासिस हो गया, नेफ्रोलिथियासिस हो गया। किडनी के अंदर जब आते हैं पेरीनेफ्रिक अब्सेस हो गया, नेफ्रिक अब्सेस हो गया। किडनी के अंदर जब आते हैं रेनल सेल कार्सिनोमा भी लिख लीजिए। इसके साथ बच्चों के अंदर विलियम्स ट्यूमर भी लिख लीजिए। ठीक होगा। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है? आपके एक तरह का असेंडिंग कोलन, ये आता है जी असेंडिंग कोलन। ठीक है। लेफ्ट की तरफ जब हम बात करते हैं, लेफ्ट लंबर की तरफ जब हम जाएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेफ्ट लंबर वाला पार्ट जो होता है उसकी तरफ जब हम आते हैं, लेफ्ट लंबर की तरफ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब सेम किडनी की तीनों
होगी तीनों चीजें। नंबर 1 डिसेंडिंग कॉलम, और कुछ ऐसा सच नहीं है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, जब हम आए थे आपके कौन से वाले हिस्से पर, हम जब आए थे जनाब आपका एक तरह का मतलब कि राइट इलियक क्वाड्रेंट। राइट इलियक क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो देखते थे अपेंडिसाइटिस हो सकता है जी, अपेंडिसाइटिस हो सकता है जी। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब यहाँ पर आप लोगों का एक तरह का ओवेरियन अब्सेस हो सकता है, ओवेरियन अब्सेस हो सकता है। उसके बाद जनाब आप लोगों का एक तरह का साल्पिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद जनाब आपका एक तरह का ओवेरियन, एक मिनट जी, एक मिनट जी, ओवेरियन मास हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तरह का ओवेरियन मास हो सकता है, ओवेरियन मास हो सकता है। उसके बाद आपने कहना एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और प्लीज एक और चीज लिख लीजिएगा, माइकल डिवर्टिकुलम, ये भी आपकी लेफ्ट साइड पे होता है, माइकल डिवर्टिकुलम, ठीक है। ये बता दूंगा मैं डिटेल के अंदर ये सारी चीजें। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं, आपकी लेफ्ट वाला हो गया। इसके बाद जो हम डिस्कस कर हमने किया था वो क्या होगा था आपका एक तरह का मतलब के आपका जो पार्ट था वो था जनाब आप लोगों का एक तरह का लेफ्ट इलियक राइट इलियक क्वाड्रेंट, सॉरी लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट। लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट और राइट इलियक क्वाड्रेंट में सेम चीजें थी, कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन इसमें अपेंडिसाइटिस नहीं थी। क्या था? एक तरह का अपेंडिसाइटिस नहीं थी। इसके अंदर लिख लें कि इसमें मोस्ट जो होता है एक तरह का मतलब कि डिवर्टिकुलाइटिस होता है। इसमें माइकल डिवर्टिकुलम राइट में होता है, और लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट जो होता है उसमें डिवर्टिकुलाइटिस होता है। होता है एक तरह का डिवर्टिकुलाइटिस होता है। ये आपका क्लियर होगा जी। आगे हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट क्या था आपका? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या था जी? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये एक हाइपोगैस्ट्रिक बार रीजन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का फॉर एग्जांपल हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो पार्ट होता है वो जनाब जो हम मेन डिस्कस करते होते हैं वो आ जाता है एक तरह का सिस्टाइटिस हो सकता है जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होती है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है जब आपके प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन, यूरिथ्राइटिस हो सकता है जब आपकी यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन होती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस की। इसके अंदर जो हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किया था निमोनिया वाला हमने डिटेल के अंदर एक एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया, ठीक हो गया। हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा के बारे में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया, आपको पता लगा होगा बच्चों। उसके बाद अगर इस यहाँ तक है, यहाँ पर एक दो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, यहाँ पर आपके दो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। उसके बाद क्रशिंग पेन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे एक एमसीक्यूज आपका इधर से डिस्कस किया हम लोगों ने। उसके बाद जनाब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस वाला जो पॉइंट है वो एक एमसीक्यूज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब एक तरह का स्प्लीन वाला एक एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था, ठीक हो गया। और उसके बाद आगे जाता है कि एक तरह का मतलब कि आपका अम्बिलिकल रीजन पर मतलब कि एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म के अंदर से हमने तीन एमसीक्यूज डिस्कस किए। अस्कीमिक कोलाइटिस और मेसेंटेरिक अस्कीमिया हमने दो एमसीक्यूज डिस्कस किए। उसके बाद आता है जनाब लंबर वाला रीजन, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मेन जो पता होना चाहिए राइट नंबर वो किडनी वाला है, ये भी समझे भी एक एमसीक्यूज यहाँ पर था मेन है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किडनी वाला होता है, ठीक हो गया दोनों तरफ। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं जनाब आपका राइट इलियक क्वाड्रेंट अपेंडिसाइटिस का एक एमसीक्यूज, ओवेरियन एब्सेस का एक एमसीक्यूज, ओवेरियन जो दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हमने तीन एमसीक्यूज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर डिस्कस किया हमने। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर मेन जो है वो आपको यूरिनरी ब्लैडर वाला है। तो अब आप खुद देखें कि फॉर एग्जांपल एक माइकल डिवर्टिकुलम राइट साइड वाला है, ठीक है, माइकल डिवर्टिकुलम वाला जी, वो देखने बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, ठीक हो गया। तो अगर हम खुद देखते हैं कि आज आप लोगों के कितने एमसीक्यूज तकरीबन डिस्कस हुए, एक दो तीन दो पाँच छः सात, सात तीन 10, दो 12, 13, 14, 15, 16, 16 दो 18, दो 20, दो 22 और 23, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही हुए होंगे, कुछ चीजें रही नहीं होगी। और 23 से ज्यादा एमसीक्यूज आज हमारे डिस्कस हुए तकरीबन 20 से लेके 25 तक, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।